बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का वीक 11 हम लोग देखेंगे। आज के कंटेंट्स के अंदर हम लोगों ने देखना है ऑथराइजेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सेस कंट्रोल सर्विसेज। देन कुछ एक्सेस कंट्रोल के मॉडल्स हैं, हम उनको देखेंगे। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल की लिस्ट होती है वो क्या है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हम वो देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की टाइप कौन सी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑथराइजेशन एंड एक्सेस कंट्रोल होता क्या है। Authorization and access controller often combines into single operation so that access is approved based on successful authentication or based on an anonymous access token. अब वो ये कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम एक्सेस कंट्रोल को और ऑथराइजेशन को कंबाइन कर देते हैं। उसके रीज़न ये है कि जब भी हम ये कहते हैं कि हमने ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन हमने करनी है तो लाजमी तौर पे हमारे पास एक एक्सेस कंट्रोल होता है कि हमने किस किस को कौन कौन से राइट्स दिए, हमें कौन कौन सी चीज़ अलाउ की हुई है और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्सेस कंट्रोल जितने भी वो ऑथराइजेशन की या ऑथेंटिकेशन की कैटेगरी के अंदर भी आ जाती हैं। फिर आ जाते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं या और ऑथराइजेशन कर सकते हैं। उनमें कौन से आ जाते हैं ऑथेंटिकेशन मेथड एंड टोकन इंक्लूड्स पासवर्ड्स। ऑब्वियसली बात है हम अपनी सिक्योरिटी के लिए या ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या करते हैं यूजर नेम और पासवर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं। देन हमारे पास आ जाता है बायोमेट्रिक स्कैन्स। बायोमेट्रिक स्कैन्स क्या होता है कि हम लोग थंब इम्प्रेशन जिस तरह से हम यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, आप देखो ऑफिस वगैरह में लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है किसी भी आपका फिंगर का या थंब इम्प्रेशन के साथ उसका स्कैन किया जाता है और उसकी मैचिंग की जाती है। इस चीज़ को हम कह देते हैं बायोमेट्रिक स्कैन्स। फिर हमारे पास फिजिकल कीज़ आ जाती हैं जो हमारी ये कन्वेंशनल की सिस्टम होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कीज़ आ जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अब डोर की ऑटोमेटिक ओपनिंग एंड लॉकिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स मौजूद होते हैं। स्पेसिफिक कीज़ नहीं होती जो हमारी फिजिकल कीज़ होती हैं, बल्कि उसके बजाय क्या होता है स्पेसिफिक कार्ड एलोकेट कर दिया जाता है। वो कार्ड के थ्रू क्या होता है आप उस कार्ड को वहाँ से पास थ्रू करें और क्या होता है आपका वो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। हिडन पाथ्स होते हैं कुछ हमारे पास, ऐसे हिडन पाथ्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन की मूवमेंट हो सकती है, किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। फिर आ जाता है सोशल बैरियर्स। सोशल बैरियर्स क्या होते हैं कि आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करते हैं हमारे पास कोई डेटाबेस सिस्टम है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्या हमने हर एक को अलाउ कर दिया होता है कि उस डेटाबेस को एक्सेस करे और डेटा को चेंज कर सके? नहीं। हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसे सोशल बैरियर्स लगाए हुए हैं कि सिर्फ क्या होगा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या वो लोग जिनको ऑथेंटिकेशन मिली थी, वो उन बैरियर्स को क्रॉस करके उस लिमिट तक पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी लोगों को क्या कर दिया जाता है, उस बैरियर पे ही रिस्ट्रेन कर दिया जाता है। एंड मॉनिटरिंग बाय ह्यूमंस एंड ऑटोमेटेड सिस्टम्स। मॉनिटरिंग क्या होती है, अब आप ये देखो जिस तरह से ये सारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम्स है, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिन्होंने अपने ऑनलाइन पोर्टल्स एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए इंट्रोड्यूस करवाए। वो वहाँ पे क्या करते हैं कि मॉनिटरिंग हो रही होती है बाय ह्यूमंस एज वेल एज विद ऑटोमेटिक सिस्टम्स। ह्यूमंस के साथ ये होता है कि वहाँ पे ऑब्वियसली बात है क्योंकि अगर आप जैसे जूम पे हैं और उनका भी अगर ऑटोमेटिक सिस्टम है तो वहाँ पे आपका कैमरा ऑन होगा, तो वहाँ पे पर्सन्स बैठे हैं जो इंडिविजुअल बेसिस पे स्टूडेंट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। और सेकेंडली जब हम ऑटोमेटेड सिस्टम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि हर 5 सेकंड्स के बाद एक क्लिक किया जाता है थ्रू आउट द एग्ज़ाम या जितनी भी आपकी ड्यूरेशन होती है। उससे ये होता है कि जितनी दफ़ा आप इधर-उधर देखते हैं वो उस चीज़ को हाईलाइट कर देता है और पता चल जाता है कि बच्चे ने खुद पेपर किया है या इट वाज़ टेकन फ्रॉम समवेयर एल्स। उसके बाद आ जाता है एक्सेस कंट्रोल सर्विसेज। ऐसी कौन-कौन सी सर्विसेज हैं जो हमें एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड कर सकता है? ऑब्वियसली बात है हम ऑथराइजेशन की बात करेंगे, ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे, यही सारी चीज़ें हमारी सर्विसेज में भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास ऑथराइजेशन आ जाता है, देन आ जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। जैसे हम यूज़र नेम और पासवर्ड की बात करते हैं या बायोमेट्रिक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले होता है। अगर आइडेंटिफिकेशन हो गई है देन हम उस चीज़ को ऑथराइज़ कर देते हैं, यानी कि हम उसकी ऑथेंटिकेशन अप्रूव कर देते हैं। देन आ जाता है एक्सेस अप्रूवल। एक्सेस अप्रूवल क्या है, जब आपकी आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फॉरगो हो जाएगी, ओके हो जाएगी, उसके बाद क्या होता है आपको वो राइट्स एलोकेट कर दिए जाते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद कुछ मेथड्स हैं एक्सेस कंट्रोल के, 3 मॉडल्स हैं, ये 3 मेथड्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, सेकंड आ जाता है मैंडेटरी और लास्ट में हमारे पास आ जाता है रोल बेस्ड। बारी-बारी इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल।
जब हम डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ओनरशिप की बात करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम किसी पर्सन की ओनरशिप की हम बात करते हैं। इज अ पॉलिसी डिटर्मिन्ड बाय द ओनर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जब आपने एक्सेस कंट्रोल यूज करना है और स्पेसिफिकली आपने डिस्क्रिशनरी मॉडल को यूज करना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जितनी भी एक्सेस देनी है, जितनी उसकी एक्सेस नहीं देनी, ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? वो इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है जो कि ऑनर होता है। The owner decides who is allowed to access the object and what privileges they have. ऑनर ने ही डिसाइड करना है कि कौन कौन से एक्सेस उस ऑब्जेक्ट को देनी है और किस लेवल तक देनी है। फिर यहाँ पे कुछ टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला आ जाता है फाइल एंड डेटा ओनरशिप। अब आप यहाँ पे देखो, फाइल आ जाती है जिसके अंदर बल्क में डेटा मौजूद होता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम हैज एन ओनर। एक दफ़ा आपके सिस्टम के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट एंटर हुआ है तो लाजमी लाजमी तौर पे ये कंफर्म बात होती है कि उसका कोई ऑनर मौजूद होगा, तभी उस ऑब्जेक्ट को अलाउ किया गया था उस पर्टिकुलर सिस्टम या सेटअप के अंदर एंटर होने के लिए, आफ्टर वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। और सेकेंड पॉइंट में वो हमारे पास आ जाता है एक्सेस राइट्स एंड परमिशन। These are the controls that an owner can assign to other subjects for specific resources. जैसे ये भी पॉसिबल है, हमने कहा कि एक ऑनर ने क्या किया, कुछ ऑब्जेक्ट्स को ऑथराइजेशन दे दी। सेकंड में ये हो सकता है कि एक ऑनर किसी दूसरे सब्जेक्ट को, जिनके सब्जेक्ट कहते हैं, कोई किसी और पर्सन को ऑथराइजेशन दे सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, अगर मैनेजर अपनी सीट पे मौजूद नहीं है, वो किसी मीटिंग की वजह से आउट ऑफ सिटी गया हुआ है, या वो उस पर्टिकुलर बैंक में या इंडस्ट्री में या ऑफिस में मौजूद नहीं है, अब काम तो उसने चलाने हैं ना, उसकी बेस पे वो क्या करते हैं, फॉर स्पेसिफिक टाइम लिमिट किसी और पर्सन को एज एन एक्टिंग मैनेजर लगा देती हैं। ये जिस तरह से हमारे अक्सर कॉलेजेस में होता है कि प्रिंसिपल जब रिटायर होती हैं या किसी वजह से वो वेकेशंस पे होती है, छुट्टी के ऊपर होती हैं, तो उस केस में क्या किया जाता है कि एक एक्टिंग प्रिंसिपल बना दी। वो एक्टिंग प्रिंसिपल क्या होती है, फॉर द टाइमिंग होती है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, जो पिछले प्रिंसिपल अपनी ओनरशिप उनको एलोकेट करके या उनको राइट्स दे के गई होती है। उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सेस राइट्स एंड परमिशन। फिर सेकंड हमारे पास आ जाता है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पर क्या होता है, रेफर्स टू अलाउइंग एक्सेस टू अ रिसोर्स इफ एंड ओनली इफ रूल्स एग्जिस्ट दैट अलाउ अ गिवन यूजर टू एक्सेस द रिसोर्सेज। अब यहाँ पे हमने ओनरशिप की नहीं बात करनी, बल्कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने कुछ प्री डिफाइंड रूल्स बना दिए, और उन रूल्स की बेस पे क्या होगा, जब भी हमने किसी को परमिशन देनी है या हमने परमिशन डिनाई करनी है, हमने उन रूल्स को फॉलो करना है कि क्या ये पर्टिकुलर पर्सन या ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन रूल्स के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अगर तो उन कंडीशंस को या रूल्स को वो फुलफिल करता है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको एक्सेस दे देते हैं, और अगर नहीं कर रहा होता तो हम क्या कर देते हैं, उनको फॉरबिड कर देते हैं या डिनाई कर देते हैं। कहते it is difficult to manage, but its use is usually justified when used to protect highly sensitive information. For example, इंक्लूड सर्टेन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन। अब आप ये देखो कि जब गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करते हैं या मिलिट्री बात कर रहे होते हैं, तो उस लेवल पे क्या होता है कि हमारा जितना भी डाटा होता है वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है और उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो उस केस में फिर क्या किया जाता है, हमने रूल्स बना दिए थे कि अगर कोई पर्सन इन रूल्स को फुलफिल कर रहा है तो हम उसकी एंट्री करवा देंगे, अदरवाइज हम एक्सेस को डिनाई कर देते हैं। अब यहाँ पे टू मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। पहला आ जाता है रूल बेस्ड और लेबल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, यानी कि रूल्स के ऊपर हमने काम कर लिया। और सेकंड आ जाता है हमारे पास लेटिस बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। थर्ड हमारे पास जो मेथड आ जाता है एक्सेस कंट्रोल का, वो है रोल बेस्ड। रोल बेस्ड के अंदर क्या होता है कि आपके पास देखो डिफरेंट ऑनर्स हो सकते हैं और हर एक की ऑनरशिप डिफरेंट हो सकती है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हमारे कॉलेज के अंदर मल्टीपल पर्सन्स मौजूद हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, प्रिंसिपल हैं वो भी एक सब्जेक्ट है, टीचिंग फैकल्टी है वो भी एक सब्जेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैकल्टी है वो भी एक सब्जेक्ट है, और इसी तरह से हमारे जितने भी क्लरिकल स्टाफ है वो भी एक सब्जेक्ट है। अब आप ये देखो, ये जब मैंने 3-4 आपको कैटेगरीज बताई, इन सब के रोल्स डिफरेंट हैं, और इन्हीं रोल्स की बेस पे अगर मैं पूरे कॉलेज के सिस्टम के एक्सेस कंट्रोल की बात करूं तो वो डिफरेंट हो जाएगा, और सिक्योरिटी लेवल भी डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली बात है, जो सिक्योरिटी का ये एक्सेस लेवल प्रिंसिपल के लेवल पे होगा वो हम कभी भी किसी जूनियर क्लर्क को नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बजट का है तो वो बजट का क्लर्क और प्रिंसिपल के पास तो एक्सेस होंगे, हम जैसे किसी भी टीचिंग फैकल्टी के पास नहीं होंगे, क्योंकि हमारा उन चीज़ों के साथ कोई कंसर्न नहीं होता है।
डिटेल्स देखते हैं। इज एन एक्सेस पॉलिसी डिटर्मिन्ड बाय द सिस्टम नॉट बाय द ऑनर। अब आप यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने ये चीज क्लियर कर दी कि यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर ऑनर मौजूद नहीं, सब क्या है, दे ऑल आर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक सेटअप बनाया जाता है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जो क्या करता है, हर एक सब्जेक्ट की ऑथरशिप के अकॉर्डिंग उसको रोल असाइन कर देता है। जैसे प्रिंसिपल अगर हैं तो उनकी प्रिंसिपलशिप होगी, इसी तरह से अगर कोई टीचिंग कैडर पे है तो उनको हमने क्या किया है, डिफरेंट रोल्स असाइन कर दिए होते हैं। इसी तरह से अगर एग्जाम ब्रांच वाले हैं तो वहां पे उनके रोल्स डिफाइंड हो गए हैं। अब 3 प्राइमरी रूल्स हैं इनके। पहला जाता है रूल असाइनमेंट। A subject can execute a transaction only if subject has selected or been assigned a suitable role. अब वो क्या होगा, अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कोई स्पेसिफिक रोल असाइन किया गया है, तभी वो उस रोल से रेलेवेंट जितनी भी असाइनमेंट्स थी या टास्क थे वो परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन अगर प्रिंसिपल नहीं है तो उसके पास वो रोल भी नहीं होगा और उसके पास वो ऑथरशिप या एक्सेस कंट्रोल नहीं होगी जो प्रिंसिपल के पास थी। इसी तरह से सेकंड नंबर पे आ जाता है रोल ऑथराइजेशन। क्या होता है, अ सब्जेक्ट्स एक्टिव रोल मस्ट बी ऑथराइज्ड फॉर द सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल कुछ अरसे के लिए कॉलेज के अंदर मौजूद नहीं है तो हम किसी लैब अटेंडेंट को या किसी जूनियर क्लर्क को तो प्रिंसिपलशिप के लिए नहीं हम अलाउ कर देंगे ना। उसके रीजन ये है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको आप पर्टिकुलर रोल असाइन करना चाहते हैं वो उसकी ऑथराइजेशन रखता हो। अगर उसके पास ऑथराइजेशन नहीं है देन हम उसको कभी भी उस पर्टिकुलर रोल के लिए असाइन नहीं करेंगे। फिर थर्ड आ जाता है ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन। अ सब्जेक्ट कैन एग्जीक्यूट अ ट्रांजैक्शन ओनली इफ द ट्रांजैक्शन इज ऑथराइज्ड फॉर सब्जेक्ट्स एक्टिव रोल। यानी कि जो रोल उस पर्टिकुलर पर्सन को एलोकेट किया गया है उसने सिर्फ वही वाला रोल के अकॉर्डिंग जो टास्क थे वो परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जिसने जितना भी डेटाबेस है उसको मैनेज करना है और उसको ये कह दिया जाए कि आपने ऐसा करना है, आपने नया हार्डवेयर बनाना है, तो क्या होगा, हम गलत पर्सन को गलत रोल या गलत ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं। हमने रोल उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का एलोकेट करवाया और हम ट्रांजैक्शन कौन सी उसे परफॉर्म करवा रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि हमें न्यू कंस्ट्रक्ट करके दे एक हार्डवेयर को। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कुछ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है, इज अ फंक्शन that watches incoming and outgoing traffic and compares it with a set of defined statements. ये क्या होता है, हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं, हम ट्रैफिक के फ्लो को, यानी कि जितनी भी आपके पास इनकमिंग ट्रैफिक है नेटवर्क के ऊपर, जितनी भी आपके पास आउटगोइंग ट्रैफिक है, उनको हम देख रहे होते हैं, उसको मैनेज कर रहे होते हैं और उसकी सिक्योरिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब कौन कौन से इसके पास टास्क होते हैं, पहले पॉइंट में आता है एक एक्ट एज नेटवर्क ट्रैफिक फिल्टर्स। ट्रैफिक फिल्टर्स को करता है, उसमें से जो आपके अलाउ किए हुए होते हैं पर्सन्स उनको आने देता है, जो ब्लॉक किए हुए होते हैं उनको रिस्ट्रेंट रखता है। इसी तरह से अगर बीच में कोई वायरस आ गया है उसको फॉरबिड करता है कि आपके सिस्टम के अंदर एंटर ना हो। इसी तरह से अगर डिफरेंट आपके पास फिल्टर्स वगैरह लगे हैं तो वो उन सारी चीज़ों को भी क्या कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। तो सेकंड पॉइंट में कहता है ACLs work on a set of rules that define how to forward or block a packet. अगेन वही बात कि हमने एक्सेस कंट्रोल की जब बात की थी तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का स्पेसिफिक क्या काम है, सारे उसने रूल्स प्री डिफाइंड किए हुए। उन रूल्स के अकॉर्डिंग उसने हर ट्रैफिक के पैकेट को देखना है कि इस ट्रैफिक के पैकेट को मैंने आगे फॉरवर्ड करना है या इसको मैंने इसी लेवल पे ब्लॉक कर देना है। और लास्ट में कहता है ACL इज यूज टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी। ऑब्वियसली बात है, जब हम एक्सेस कंट्रोल की बात करें और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की स्पेसिफिकली बात करें तो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर वर्किंग आ जाती है। विद एन ACL यू कैन फिल्टर पैकेट्स फॉर अ सिंगल और ग्रुप ऑफ IP एड्रेस और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है और हमने कहा कि हम ट्रैफिक को देख रहे हैं, उसके फ्लो को देख रहे हैं, कौन कौन से पैकेट्स आ रहे हैं जिनको हमने अलाउ करना है वो भी आ रहे हैं, जिनको नहीं अलाउ करना वो भी आ रहे हैं, तो ये सारा काम हम किसके लिए कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट सिस्टम्स के लिए कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स के लिए कर रहे होते हैं। अब वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है, वो आपका ओवरऑल सेटअप भी हो सकता है। सेटअप का मतलब ये है कि एक आपके पास वहाँ पे मेन कंप्यूटर भी हो सकता है और उसके बाकी मल्टीपल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं कि जिन कंपोनेंट्स की मदद से हमारी एक कंप्लीट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनती है।
अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी या एक कंपोनेंट भी मिसिंग होगा तो हमारी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इनकम्प्लीट रह जाएगी और उसकी ऑथेंटिकेशन या अप्रूवल नहीं होगा। पहला हमारे पास आ जाता है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमने ये चेक करना होता है कि पैकेट्स की जो कंटिन्यूटी है, अगर हम सीक्वेंस नंबर साथ अटैच कर देंगे उन पैकेट्स के साथ, तो हमें ये पता चल जाएगा कि पैकेट्स का सीक्वेंस कौन सा है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और डेटा का गलत पैकेट आप किसी और डेटा के साथ पैकेट के साथ मैच करके मर्ज करके और आप उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो सीक्वेंस नंबर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। फिर आ जाता है स्पेसिफिक एसीएल नंबर, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का नंबर। यानी कि ऐसे होगा कि जिस डेटा के मल्टीपल पैकेट्स को आपने अलाउ किया था उनको हम एसीएल नंबर एक एलोकेट कर देंगे। उस एसीएल नंबर की बेस पे क्या होगा, हम उन पैकेट्स को अलाउ करते जाएंगे कि आप हमारे फिल्टर में से मूव ऑन करते जाएं। और इसी तरह से जिन डेटा को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था कि ये एंटर ना हो सके हमारे सिस्टम के अंदर, उसको भी हमने एक एसीएल नंबर एलोकेट किया होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे वो हमारे फिल्टर पे या बैरियर पे पहुंचेगा, उससे क्या होगा, फौरन उस एसीएल नंबर से पता चल जाएगा कि इस एसीएल नंबर को हमने ब्लॉक किया था, इसको हमने फिल्टर से आगे मूव ऑन नहीं करवाना है। फिर कुछ रिमार्क्स आ जाती हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा रिमार्क्स की जरूरत है तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं। फिर आ जाती है स्टेटमेंट्स। कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं इनकी, जो आपने क्या करना होता है इस एसीएल लिस्ट के अंदर ऐड करने होते हैं। फिर आ जाता है नेटवर्क प्रोटोकॉल, कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। फिर सोर्स कौन सी आ जाती है और डेस्टिनेशन का एड्रेस कौन सा होता है, ये हमने सारा वहां पे मेंशन करना होता है। फिर लॉग मेंशन करना होता है। लॉग मेंशन करने का मतलब ये है कि ये हमें पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर सोर्स से कितनी दफा पहले भी डेटा मूव ऑन हो चुका है। क्योंकि अगर जैसे हम स्पैम को हम देख रहे होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे जंक मेल्स भी बाज़-औक़ात आते हैं जो हम स्पैम में फेंक देते हैं। वो कैसे होता है, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, जब हमें ये पता चल जाता है कि ये एक ही सोर्स से आ रहा है। जब एक ही सोर्स से डिफरेंट तरह के भी बेशक मेल्स हो, लेकिन हमें जब ये पता चल जाए कि सोर्स एक है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसी तरह से अगर मुझे ये पता हो कि कॉलेज की तरफ से मुझे कोई ईमेल आनी है, तो मुझे उसके सोर्स का पता होगा, उसकी ईमेल आईडी का पता होगा, तो मैं उसको अलाउ कर दूंगी। इसी तरह से डेस्टिनेशन का भी मुझे पता हो कि बाज़-औक़ात क्या होता है कि हम गलत आईडी के ऊपर या ईमेल आईडी के ऊपर हम बार-बार अपना कोई मेल भेज रहे होते हैं। तो क्या होता है, अगर हमने डेस्टिनेशन एड्रेस पे लिखा होगा तो हमें उसका पता होगा। फिर आ जाता है अदर क्राइटेरियाज। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और क्राइटेरिया ऐड करने की ज़रूरत है तो वो भी आप कंपोनेंट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर इसकी टाइप्स आ जाती हैं, 4 टाइप्स हैं और ये बहुत सिंपल सी हैं। बारी-बारी इनको हम देखते हैं। पहली हमारे पास आ जाती है स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये क्या करती है, इट एम्स टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क यूजिंग ओनली द सोर्स एड्रेस। जैसे अभी मैंने आपको स्पैम वाली एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास सोर्स का एड्रेस मौजूद होगा तो हम बहुत सारे फिल्टर्स को वहीं पे क्या कर सकते हैं, अलाउ या डिनाई कर सकते हैं उस सोर्स एड्रेस की बेस पे। तो इसको हम क्या कह देते हैं, स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कह देते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये क्या होता है, विद दिस टाइप वी कैन ब्लॉक सोर्स एंड डेस्टिनेशन फॉर सिंगल होस्ट और एंटायर नेटवर्क। अब आप ये देखो कि हम क्या कर सकते हैं, हम सिंगल या मल्टीपल सोर्स और डेस्टिनेशन को सिंगल होस्ट यानी कि किसी एक कंप्यूटर या पूरे नेटवर्क के लिए भी ब्लॉक कर सकते हैं। ये हमारे पास किससे होगा, एक्सटेंडेड एसीएल से होगा। फिर आ जाता है डायनामिक। इट रिलाई अपॉन एक्सटेंडेड एसीएल्स। पहली बात उसने कहा कि सबसे पहले तो ये क्या करता है, एक्सटेंडेड एसीएल के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। ठीक है, उसके फर्दर आगे वो कहता है टेलनेट के ऊपर भी करता है। टेलनेट भी हम लोग इससे पहले आप लोग देखो तो बहुत ज़्यादा जगहों पे नेटवर्किंग के कोर्सेज के अंदर हम टेलनेट पढ़ के आ चुके हैं बार बार, कि ये क्या होता है कि हमने रिमोट कंप्यूटर्स के साथ जब कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है तो वो हम कम्युनिकेशन के लिए टेलनेट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी वो टेलनेट को यूज़ कर रहा है। एंड ऑथेंटिकेशन, ऑब्वियसली बात है, टेलनेट है, कम्युनिकेशन करनी है तो ऑथराइजेशन वहाँ पे लाजमी तौर पे इंक्लूडेड होती है। इट इज़ ऑफन रेफर टू एज लॉक एंड की एंड कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। वो क्या करता है, कुछ टाइम फ्रेम के लिए कुछ डेटा को लॉक कर देता है। लॉक करने का मतलब है कि हो सकता है जितनी देर लॉक किया था उतनी देर उस डेटा को अलाउ कर दिया कि आप डेटा को बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के भिजवा सकते हैं। और सेकेंडली हो सकता है कि जिस तरह जब आपने लॉक किया है तो वो स्पेसिफिक डेटा आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। ब्लॉक करने का मतलब ये कि जैसे ही की आ जाएगी, की का मतलब है कोई स्पेसिफिक टोकन हो सकता है, कोई पासवर्ड हो सकता है, कोई की हो सकती है, कि अगर वो की आ जाती है, जैसे ही वो की आए आप इस पर्टिकुलर सोर्स से या उस पर्टिकुलर डेटा को आप अलाउ कर सकते हैं। These lists permit access to a user to a source or destination only if the user authenticates to device via telnet। ठीक हो गया जी, कि हमने क्या कहा कि अगर उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ
टेलनेट कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन हो रही है सोर्स की और डेस्टिनेशन की, और ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाती है, तो आपकी क्या होगी, सारी की सारी कम्युनिकेशन या डेटा की ट्रांसफर हो सकती है। लास्ट हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसमें क्या होता है, ऑल्सो रेफर टू एज आईपी सेशन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। यहाँ पे क्या किया जाता है कि जब भी कम्युनिकेशन होनी है सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान, एक सेशन क्रिएट कर दिया जाता है। वो सेशन क्या होता है, दो स्पेसिफिक आईपीस के दरमियान होता है। सोर्स का आईपी आ जाएगा और डेस्टिनेशन का आईपी आ जाएगा, उनके दरमियान एक सेशन क्रिएट होगा। जितनी भी ट्रैफिक की फ्लो होनी है सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान वो होगा, और उसके बाद वो सेशन जैसे ही खत्म होगा आपकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी खत्म हो जाएगी, जो उसने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस या अलाउ किया था। दिस टाइप ऑफ एसीएल फिल्टर्स ट्रैफिक बेस्ड ऑन अपर लेयर सेशन इंफॉर्मेशन, यानी कि ये अपर लेयर के ऊपर सेशन लेयर के काम कर रहा होता है। थैंक यू वेरी मच।